केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। आज हम लोग टर्न पर एक नए टॉपिक ऑर्बिटल या कक्षक स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्बिटल या कक्षक क्या होते हैं? परमाणु की जो प्रारंभिक मॉडल हैं, जैसे बोर का मॉडल और अन्य मॉडल यह कहते हैं कि नाभिक होता है, धन या मैं प्लस बना रहा हूँ, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। यह वृत्तीय कक्षा जो बना रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यही ना आप पढ़े हैं ये चीज़। आधुनिक मॉडल यह कहता है, तो आधुनिक मॉडल में जैसे श्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन है जो मैं नहीं बताया हूँ इसमें। श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंग के विभव प्रदर्शित करता है ना, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण और इसके ग्राफ से यह पता चला कि परमाणु नाभिक के चारों ओर, जैसे परमाणु नाभिक होता है तो इसके चारों ओर का जो होगा, या इसको हम त्रिविमीय क्षेत्र कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिविमीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि एक आप भरा हुआ गेंद समझ लें, या भरा हुआ गेंद, जैसे मैं यहाँ सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन आप गेंद अपने दिमाग में सोचें गेंद, और उसका केंद्र सोचें आप, ठीक ना। तो केंद्र के चारों ओर क्या होगा? त्रिविमीय होगा ना। जैसे केंद्र के चारों ओर जैसे यह क्षेत्र जो होगा तो क्या होगा? त्रिविमीय होगा। तो परमाणु नाभिक के चारों ओर जो त्रिविमीय क्षेत्र होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कोषों में न होकर इस त्रिविमीय क्षेत्र में होते हैं। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशन होता है ना, एक्स वाई जेड। तो जैसे मान लीजिए कि आप भरा हुआ गेंद, जैसे आप क्रिकेट की जो गेंद खेलते हैं, तो आप दिमाग से सोचिए उसके बीच में केंद्र हो अंदर, तो उसके चारों ओर क्या होगा? त्रिविमीय क्षेत्र होगा ना, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो आधुनिक मॉडल यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं त्रिविमीय क्षेत्रों में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इन्हीं त्रिविमीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो ऑर्बिटल की परिभाषा क्या होती है? जैसे परमाणु नाभिक होता है, तो परमाणु नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र, या त्रिविमीय क्षेत्र इसमें मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक ना। यह त्रिविमीय क्षेत्र है, परमाणु नाभिक है यह, जिसके चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्हीं त्रिविमीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, कोष पे नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं त्रिविमीय क्षेत्रों में क्या होंगे? पाए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। संभावना या प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, अधिकतम होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब इन्हीं को परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ परिभाषा देखेंगे, दिया गया है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र, मतलब वही नाभिक है, और उसके चारों ओर पाया जाने वाला यही जो इस क्षेत्र में जैसे जो होगा, मैं इतने बना रहा हूँ, ये क्षेत्र बना रहा हूँ, रंग रहा हूँ जो चीज़, ठीक ना। इन्हीं त्रिविमीय क्षेत्रों में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिक होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और एक परमाणु ऑर्बिटल में, जैसे जो एक परमाणु ऑर्बिटल होगा उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? एक परमाणु ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पे ऑर्बिटल बताया गया है। जैसे नाभिक जो होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि नाभिक है, धनावेश है, इसके चारों ओर या त्रिविमीय क्षेत्र होगा, या त्रिविमीय क्षेत्र इसके चारों ओर जो होगा, तो उसमें ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल के इसमें प्रकार बताया गया है, कितने प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एस ऑर्बिटल, स्मॉल में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब आपको इसमें जानना है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है? तो एस ऑर्बिटल होता क्या है देखेंगे। एस ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है, ठीक ना। बीच में नाभिक होगा, है बीच में। एस ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। जैसे नाभिक के चारों ओर जो पाए जाते हैं ऑर्बिटल, उसका विभिन्न आकार बनाया गया, यही चीज़ ये त्रिविमीय क्षेत्र जो होता है। तो एस ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। और यह केवल एक प्रकार का होता है, केवल एस ही होता है, ठीक ना। हाँ, 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसा बताया गया आपको। एक्स, जैसे मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे ऐसे लें, या एक एक्सिस लें जेड लें, या एक्सिस एक्स लें,
तो इसका जैसे यह बीच में हो जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे खड़ा कर दे दिया, हाथ उस पर खड़ा कर दे, यह वाई हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ही जैसे है यह एस ऑर्बिटल, यहाँ पे एस ऑर्बिटल ऐसे बनाया गया, ठीक ना। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है आकृति गोलाकार स्फेरिकल होती है। हाँ, एस ऑर्बिटल केवल एक प्रकार का होता है और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये कई प्रकार का होगा तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक ना। हाँ, जो पहला कोष होता है नाभिक के, जो पहला कोष होगा और दूसरा कोष होगा, पहले कोष में जैसे त्रिविमीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल होगा, इसको 1s कहेंगे, और जो दूसरे में होगा उसको हम क्या कहेंगे 2s। इसी तरह से जो तीसरे में होगा उसको हम क्या कहेंगे 3s, और चौथे में जो होगा उसको हम 4s कहेंगे, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की आकृति डम्बल होती है, डम्बल, डमरू देखे होंगे आप, डमरू ऐसे मना रहता है ना, डमरू ऐसे है, ऐसे डम्बल होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है, डम्बल होती है, डमरू जैसे बजाता है ना, तो डम्बल होती है। और यह 3 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो डमरू होती है इसको हम कहते हैं लोब, LOBE, क्या कहते हैं इसको लोब, या हिंदी में इसको कहते हैं पाली। हिंदी में क्या कहते हैं इसको पाली। मतलब ये जो डमरू होती है, ध्यान देंगे आप, कहीं पाएंगे नहीं वैसे, इसको हम लोब कहते हैं। तो पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं। पी ऑर्बिटल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY, यहाँ पे PY लिखा होगा, PY और PZ। PX, PY, पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY और PZ होते हैं। तो जो लोब होता है इसमें देखेंगे 2 लोब है ना, हाँ, एक यह लोब हुआ, एक यह लोब हुआ। तो PX में लोब जो होगा एक्स एक्सिस पे होगा, PX में जो लोब होगा वह एक्स एक्सिस पे होगा, जैसे यहाँ पे बनाया गया देखेंगे। PX में जो लोब बनाया गया एक्स एक्सिस पे, जैसे एक्स एक्सिस ऐसे है देखेंगे ऐसे, यह हो गया, यह हो गया एक्स हो गया, यह आपका जेड हो गया और यह वाई हो गया। PY तो यह PX हो गया, और PY में लोब क्या होगा वाई एक्सिस पे होगा। तो वाई एक्सिस आपका ऐसे है, मैं बना रहा हूँ देखेंगे, यह वाई हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस। यह आपका जेड हो गया और यह आपका एक्स हो गया, ठीक ना। यह PY ऑर्बिटल हो जाएगा। ऐसे ही PZ ऑर्बिटल देखेंगे, यहाँ पे PZ ऑर्बिटल का बनाया गया है, यहाँ पे आप देख लेंगे PZ ऑर्बिटल का यहाँ पे एक्सिस पे बनाया गया है, जेड एक्सिस पे लोब है ऐसे, है ना, हाँ समझ जाएंगे। तो 3 पी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो कुल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि यह पूछा जाए एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वह 2 होगा। और केवल पी ऑर्बिटल कहा जाए, केवल पी ऑर्बिटल कहा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। और एक पी ऑर्बिटल कहा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, है ना। तो नई चीज़ है, आप समझेंगे। अब डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डम्बेल होती है, डबल डम्बेल मतलब 2 डमरू ऐसे आपस में जोड़ दिया जाए, ऐसे 2 डमरू आपस में जोड़ दिया, डबल डम्बेल होती है। डी ऑर्बिटल देखेंगे 5 प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड आपको बताया गया है, जेड वाई एक्स, ठीक ना। तो 5 प्रकार की होती है। पहला क्या है देखेंगे, डी एक्स वाई, 2 एक्सिस साथ में लिया जा रहा है, लेकिन डी एक्स वाई लिया गया, फिर डी वाई जेड। फिर अगला क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड या डी जेड एक्स ले सकते हैं। फिर 2 एक्सिस का स्क्वायर है देखेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला क्या है, डी जेड स्क्वायर। मतलब 5 कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 5 हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी एक ऑर्बिटल में, 2। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और संरचनाएं यहाँ पे बनाई गई है देखें, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई में कौन एक्सिस नहीं है, 3 में जेड एक्सिस नहीं है, तो एक लोब देखेंगे यहाँ पे जेड एक्सिस पे हो गया, हो गया। एक लोब कौन कौन से एक्सिस दिया है इसमें, एक्स और वाई। एक लोब क्या हो जाएगा, यह एक्स है और यह वाई है, इसके बीच में देखेंगे बनाया गया ऐसे, ठीक है। इस तरह से डी वाई जेड कौन एक्सिस नहीं है, इसमें एक्स एक्सिस नहीं है,
तो एक लोब आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ऐसे बना दिया गया, ठीक है। अब कौन एक्सिस है, वाई और जेड। तो एक एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई और जेड के यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई और जेड के बीच में, तो यह वाई है और यह जेड है, तो इसके बीच में ऐसे बना दिया गया। ऐसे ही आपका डी एक्स जेड का बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, डी एक्स जेड में सारी देखिए, डी एक्स जेड में एक चीज छूट गया है। डी एक्स जेड में एक एक्सिस क्या होगा आपका, एक्स और जेड के बीच में होगा, एक एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स और जेड के बीच में हो जाएगा, तो यह ऐसे बनेगा। यहाँ पर आप सुधार लेंगे आप लोग, ठीक ना। डी एक्स जेड में ऐसे यह बनेगा, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, एक क्या हो जाएगा आपका जो दिया है वही चीज, एक क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पे हो जाएगा। और यहाँ पे डी जेड स्क्वायर की एक स्पेशल संरचना है, जैसे डी जेड स्क्वायर आप यहाँ ध्यान देखें स्पेशल संरचना, तो डी जेड स्क्वायर की कैसे बनती है देखें। मान लीजिए कि हम यह जेड एक्सिस बनाए या एक्स एक्सिस बनाए, ऐसे या बनाते जाएंगे कापी लेके, खींच लिए, या वाई एक्सिस बनाए तो या जेड वाई एक्स बना लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लोब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जेड पे है, डी जेड में, ठीक ना, या डी जेड स्क्वायर का बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे इसको हम मिला लेते हैं ऐसे, यही यही आपका डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, बना लेंगे। हाँ, तो कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके, 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। अब आएंगे एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की आकृति बहुत जटिल होती है। एफ ऑर्बिटल की आकृति जैसे क्यूब में होती है, क्यूबाकार होती है। क्यूब आप संरचना जानते होंगे, क्यूब ऐसे बनता है, जो क्यूब ऐसे बनाना आप जाने होंगे ना, क्यूब ऐसे होता है, तो उसमें क्यूब में लोब होते हैं ऐसे सभी सरफेस पे ऐसे, ठीक ना। हाँ, ऐसे सभी सरफेस पे लोब होते हैं, ठीक ना। तो इसकी आकृति को हम जटिल मानते हैं। एफ ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है, जटिल होती है। एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। एफ ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। 7 प्रकार कौन है, 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड। तो एक हो गया आपका एफ एक्स क्यूब, तीनों का पहले क्यूब लेते हैं। एक हो गया आपका एफ वाई क्यूब, एक हो गया आपका एफ जेड क्यूब। अब एक हो गया यहाँ पे देखेंगे एफ एक्स, 2 एक्सिस बचा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर एक हो गया आपका एफ वाई, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हो गया आपका एक एफ जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक सातवां आपका 6 हो गया ना, 3 4 5 6, और एक सातवां आपका होता है एफ एक्स वाई जेड। ये ऑर्बिटल होते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है, यहाँ पे 7 ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का 7 ऑर्बिटल लिखा गया है। एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एफ एक्स वाई जेड। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जब 7 होगी तो कितने हो जाएंगे, 14। वही चीज़ नोट करके लिखा गया है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, क्रमशः 2, 6, 10 और 14, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं आप। अब आप आगे जानेंगे एक नई चीज़ में, तो ये ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे, ठीक है। अब इसमें जानेंगे आप क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स क्या होती है। तो परमाणु नाभिक होती है, बाहर जैसे या ऑर्बिटल होते हैं, हाँ, या कोष भी होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। कोष में क्या होते हैं, त्रिविमीय क्षेत्र होता है, ऑर्बिटल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, जैसा कि आपको पता है, पहली कक्षा में होगा तो ऊर्जा कम होगी, अंतिम कक्षा में होगा तो ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और वह इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अंतिम में है कि पहले है। जैसे मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन या पहले है या इलेक्ट्रॉन अंतिम में है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी स्थिति, उसकी क्या चीज़, स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और क्या चीज़, स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना चीज। जैसे मान लीजिए कि यह परमाणु है,
इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा या त्रिविमीय क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसकी ऊर्जा, उसकी क्या चीज़, ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसी भी प्रमाण में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को ज्ञात करने के लिए कुल 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। कितने, 4, आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक ना। तो 4 क्वांटम संख्या क्या होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल, AZIMUTHAL, एजीमुथल इसको बोलते हैं। एजीमुथल ऐसे भी लिखा जाता है, देखेंगे हिंदी में भी लिखा रहता है एजीमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है। तीसरा है देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा है स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे मान लीजिए आपका घर है, जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को पता करने के लिए 4 की आवश्यकता होती है ना। जैसे मान लीजिए आपको घर का पता बताना है, अपने घर का पता बताना है आपको विदेश में। सोचिए आप विदेश में जब आप घर का पता बताना रहेंगे तो क्या सबसे पहले बताएंगे, हाँ। जैसे मान लीजिए कि विदेश में आपको अपने घर का, जैसे यह घर है आपका, घर है आपका, घर का पता बताना है विदेश में। विदेश सुना है तो क्या बताएंगे सबसे पहले, क्या बताएंगे, इंडिया। कहाँ रहते हैं आप, इंडिया, तब वो जान जाएगा। इंडिया के बाद क्या बताएंगे आप, स्टेट, जान जाएगा वो किस स्टेट में है। स्टेट में आप क्या बताएंगे, उसका सिटी, बताएंगे ना, हाँ। और सिटी में क्या बताएंगे आप, यदि शहर में रहते तब हाउस नंबर, हाँ, हाउस नंबर। शहर में आप हाउस नंबर बता देंगे, गली मोहल्ला बता देंगे, तो आपको खोज लेगा कि नहीं खोज लेगा। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम ऊर्जा और उसकी स्थिति, मतलब उसकी एनर्जी और उसकी पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हमको 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। तो चारों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, ध्यान समझ में आया, ये चीज़ें अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। पीछे की चीज़ें भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पीछे की भी चीज़ें भी आपको जानने के लिए, प्रत्येक लेक्चर का जानने के लिए इस चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज सर। इसको लाइक और सब्सक्राइब का, सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि सभी चैनल आपको जो लोग न किए हों अभी पहले वीडियो काट कर सब्सक्राइब करें, फिर वहाँ से आगे देखना शुरू करें, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसमें क्या है। पहला इसमें जानेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों, जो पहले वृत्ति कक्षा की जानकारी दी गई थी, यही n होता है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए n का मान 1, 2, 3, तो कक्षा की संख्या अनंत तक हो सकती है ना, 4, 5, 6, यही है। जैसे यह क्या होती है, मुख्य ऊर्जा स्तर हम बोलते हैं इसी को मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, कोष भी बोलते हैं, कक्षा भी बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं इसको, मुख्य क्वांटम संख्या। तो 4 नाम से जाना जाता है यह। मुख्य ऊर्जा स्तर, मेन एनर्जी लेवल, कोष, कक्षा, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या n इसी को प्रदर्शित करती है, मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। n का मान क्या हो सकता है, n बराबर क्या हो सकता है, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। मुख्य क्वांटम संख्या n इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। n का मान जैसे शून्य नहीं होगा, नाभिक है तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो n का मान शून्य तो होगा नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक ना, प्रदर्शित करती है, और n का मान यह चीज होगा।
प्रथम कोष के लिए n का मान 1, द्वितीय कोष के लिए 2, तृतीय कोष के लिए 3। n का मान जितना ही अधिक होगा, जैसे मैंने n का मान 1 होगा तो परमाणु का आकार यही न होगा, एक ही पे ना। यदि 2 होगा तो परमाणु का आकार इतना हो जाएगा, 3 होगा तो परमाणु का आकार और बढ़ जाएगा। तो क्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या, परमाणु के आकार को, नोट यहाँ लिखा गया है, मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु के आकार मतलब साइज ऑफ एटम को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। n का मान ज्ञात होने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की गणना की जा सकती है। n का मान यदि ज्ञात हो आपको तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की गणना क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की गणना, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ। बोर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए आपको सूत्र जो बताया गया था -2 पाई स्क्वायर m स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴/n⁻² बताया गया था ना। तो उसी को जो सॉल्व किया गया था तो En बराबर इतना आया था, देखेंगे पिछला लेक्चर आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, -21.77 × 10⁻12 Z²/n² अर्ग प्रति परमाणु, और जूल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻7 से इसमें गुणा हो जाएगा। जब 10⁻7 से गुणा हो जाएगा तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा, देखेंगे वही चीज 21.77 10⁻19 हो जाएगा। 10⁻12 में 10⁻7 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻19 Z² जूल प्रति परमाणु। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो क्या हो जाता है वही -13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो En का मान क्या हो जाता है, En बराबर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ Z क्या है, परमाणु क्रमांक है। एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बताया गया है, वो पिछले पर देखेंगे आप न्यूमेरिकल भी बताया गया। हाइड्रोजन परमाणु के लिए चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, Z बराबर 1 लिख लेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान लिया आपको ज्ञात करना है पहली कक्षा के लिए हाइड्रोजन के लिए, तो Z बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सूत्र 13.6/n² हो जाएगा ना। अब पहली कक्षा के लिए क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे बराबर -13.6, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 तो हो ही जाएगा, तो Z² का मान 1 नहीं होगा बट n² 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आंसर आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह उत्तर आ जाएगा पहले। अच्छी तरह द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा 2 रख लेंगे, यहाँ द्वितीय हो जाएगा। तृतीय के लिए यहाँ पे 3 रख लेंगे, E3 है यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, इसी में आपको त्रिज्या का भी मान दिया गया है। त्रिज्या का मान इसमें, जैसे त्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला वहाँ पे बताया गया था, Rn = आया था फार्मूला Rn = 0.529 n² बटे Z एंगस्ट्राम में आया था। ठीक ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.529, हाइड्रोजन के लेंगे क्या हो जाएगा n² एंगस्ट्राम हो जाएगा 0.529 n²। तो पहली कक्षा के लिए क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, R1 बराबर होगा ना 0.529 × 1 का स्क्वायर, वही आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्राम आ जाएगा। इसी तरह द्वितीय कक्षा के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कर लेंगे ये चीज़। या त्रिज्या की गणना के लिए भी इससे हम n का मान ज्ञात होगा, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या है यदि हम उसका मान ज्ञात हो मुख्य क्वांटम संख्या, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं ना, और उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं ना, त्रिज्या कितनी है, परमाणु का आकार कितना है, बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अब आगे जानेंगे आप सेकंड क्या है इसमें, दिगंशी क्वांटम संख्या, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में एजुमूथल क्वांटम नंबर। इसे हम सहायक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, सब्सिडियरी सहायक क्वांटम संख्या, या ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और इसे हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देख लें आप। हाँ, l जो होता है, जैसे जो नाभिक होता है ना प्लस या इसमें यह कोष होंगे ना, तो यह कोषों के उपकोषों, जैसे कोष जो है किससे मिलकर बने होते हैं, कोष जो बने होंगे किससे मिलकर बने होंगे, उपकोष से, तो कोषों के उपकोषों को प्रदर्शित करती है। यल जो है, यल यहाँ देखेंगे, दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोषों के उपकोषों को प्रदर्शित करती है। मतलब यल जो होगा, जो कोष होगा नाभिक के, उसको उपकोष से प्रदर्शित करेगा। मतलब पहले कोष में कितना उपकोष होगा, दूसरे कोष में कितना उपकोष होगा, इसको क्या करेगी, वो प्रदर्शित करेगी। यल का मान जो होता है एन के मान पर निर्भर करता है। जो यल का मान होगा किसके मान पर निर्भर करेगा, एन के मान पर निर्भर करेगा। ठीक है, प्रत्येक एन के लिए
एल का संभावित मान 0 से लेकर n-1। एल का जो संभावित मान होगा एल बराबर 0 से लेकर n-1 तक की बात हो रही है। मतलब यदि n बराबर 1 है तो 0 से लेंगे, 0 से लेकर n-1 तक, तो n-1 क्या है, n एक ही है तो l-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो l बराबर जब 0 होता है तो हम उसको यस उपकोष कहते हैं। l बराबर 0 के लिए क्या कहेंगे, एस, ठीक है, किसी भी l के लिए 0। n बराबर 2 हो तो l का मान कितना हो जाएगा, 0 से लेकर n-1 तक है तो पहले 0 लेंगे फिर 1 हो जाएगा, n-1 तक तो 2-1 तो एक ही ना आएगा। तो यस और पी उपकोष होता है, उसमें क्या उपकोष होगा, एस और पी उपकोष होगा। l बराबर 0 और 1 होगा तो ठीक है। n बराबर 3 होगा, यदि n बराबर 3 हो तो l बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 1 2। तो 0 जब रहता है इसको हम एस उपकोष, 1 को पी उपकोष, डी को 3 उपकोष कहते हैं, ठीक ना। l बराबर यदि वही आपका n बराबर यदि 4 रहे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया n बराबर 4 रहे, n बराबर यदि 4 है तो l का मान क्या हो जाएगा, l बराबर 0 से लेकर n-1 तक, मतलब 3 तक, 0 से लगातार तक, 0 1 2 3। तो 0 से एस उपकोष, 1 से पी उपकोष, 2 से डी उपकोष और 3 से एफ उपकोष। मतलब एस उपकोष के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो एस पी डी एफ उपकोषों के लिए एस पी डी एफ उपकोषों के लिए एल का मान क्रमशः 0 1 2 एवं 3 होता है। आ गया समझ में, इतना आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ उतना उपकोष होता है। नोट में इसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया, किसी भी कोष में जैसे जो कोष होता है नाभिक के चारों ओर जैसे होंगे ना कोष, हाँ उपकोष, जैसे पहला कोष है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहला जो उपकोष होगा, पहला कोष होगा, उसमें यही कहा जा रहा है किसी भी कोष में उपकोषों की कुल संख्या कोष की क्रम संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पे कोष लिखा गया, देखेंगे कोष के एलिमेंट, जैसे कोष होता है ना, कोष आपका नाभिक हो गया तो नाभिक के चारों ओर जैसे कोष को हम के एलिमेंट से भी प्रदर्शित करते हैं, पहले आप जानते हैं ना। हाँ जैसे यह पहला कोष के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो कोष की क्रम संख्या क्या हो गई भाई, 1 2 3 4। तो एल का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 1 है तो एल का मान क्या होगा, 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 और 1। इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 है तो 0 1 2, 4 है तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, 4 मान होगा ना इसका। तो कुल उपकोष कितना होगा, कितना मान है, 1 है, 0 और कितने मान है, 2 मान, 0 और 1 2 उपकोष। कितने मान आए, 3 मान आए तो कितने उपकोष, 3 उपकोष। और कितने मान आए, 4 मान आए तो 4 उपकोष। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे कोष हो गया, कोष की क्रम संख्या हो गई, यल का मान n के मान के आधार पर बताया गया है 0 से लेकर n-1। तो उपकोष कितना हुआ, या 0 एक ही मान है 1 उपकोष, या 2 मान है 2 उपकोष, 3 मान है 3 उपकोष, 4 मान है 4 उपकोष। तो यह पहला जैसे जैसे उपकोष है जिसको हम 1s कहेंगे, यस उपकोष है ना, अब किसका है, पहले का 1s। ऐसे में देखेंगे 0 और 1 तो यस है, पी है तो किस उपकोष का है, दूसरे का, तो इसका नाम लिखेंगे 2s 2p। या 3 मान आया है कितने का, किस उपकोष का, तीसरे का, 0 1 2 तो 3s 3p 3d, ठीक ना। ये 4 मान आए हैं किसके, चौथे का, तो क्या नाम रखा जाएगा इसका, 4s 4p 4d और 4f, ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप जानेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें क्या है ऑर्बिटल कोणीय संवेग। ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्या होता है, जैसे संवेग, जैसे मान लीजिए कि रेखीय गति आप कोई गति करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इस पर साइकिल चला रहे हैं, साइकिल मान लीजिए है, या साइकिल है, या साइकिल है, साइकिल चला रहे हैं तो आपका द्रव्यमान होगा ना, मान लीजिए द्रव्यमान आपका m है, हाँ आपका वेग साइकिल चलाने का क्या है, v है, तो इसका गुणनफल m × v बराबर फी होता है कि नहीं संवेग। तो यहाँ पे कोणीय संवेग बताना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या होता है, चक्कर भी लगाता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल गति के कारण, जैसे क्या होता है, पृथ्वी ऑर्बिटल गति करती है ना, जैसे सूर्य होता है यस, इसके चारों अर्थ ऑर्बिटल गति करती है ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऑर्बिटल गति करता है।
इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल गति के कारण उत्पन्न संवेग को, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल गति के कारण उत्पन्न संवेग को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देखेंगे ऑर्बिटल कोणीय संवेग बराबर दिया गया फार्मूला, ऑर्बिटल कोणीय संवेग बराबर होता है √L इंटू L प्लस 1, अब ब्रैकेट के बाहर है h/2 h/2। इसको हम h/2 के जगह पर ये भी लिखा रहेगा, जैसे कहीं के देखेंगे √L इंटू L प्लस 1 और यहाँ h बार ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब h बार बराबर आपका हो गया h बार बराबर h/2 पढ़ते हैं। ठीक है ना, यदि लिखा हो कहीं तो। ठीक, यहाँ पे दिया गया देखेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान दिया गया है। ठीक है, जैसे ऑर्बिटल कोणीय संवेग का फार्मूला दिया गया है, एस ऑर्बिटल, यहाँ ऑर्बिटल लिखा गया है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एल का मान एस के लिए क्या हो जाता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान उसी फार्मूला में रख दिया गया। एल का मान 0 है, 0 इंटू 0 प्लस 1 h/2 तो मान क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए कि एल का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 h/2 तब मान कितना हो जाएगा √2h, यहाँ लिखे √2h अपान 2 ऐसे आप सभी कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे क्या है, इसके आगे तीसरा पॉइंट क्या है देखेंगे। उपरोक्त में देखेंगे आप 1p मतलब पहले कोष में केवल एक ही उपकोष है 1s, दूसरे में क्या है 2s और 2p, तीसरे में क्या है 3s 3p 3d और चौथे में क्या है देखेंगे 4s 4p 4d है ना। चौथे में ऐसे उपकोष हैं और 4f है या, चौथे में 4, तीसरे में 3, दूसरे में 2। तो यहाँ पे देखेंगे 1p इसमें नहीं है, 1p नहीं है, यही कहा जा रहा है 1p 2d 3f मतलब 1p 2d और 3f उपकोष संभव नहीं है। 1 यह कोष है और यह उपकोष को प्रदर्शित करता है। तो पहले कोष में कितना उपकोष होता है, तो पहले कोष 1 है, ये कोष है, यानी n का मान कितना है 1, तो n का मान 1 है, तो इसके लिए l का मान क्या हो जाएगा 0। तो l का मान 0 होगा तो कौन सा उपकोष होगा s, है ना। मान लीजिए कि इसलिए क्या हो जाएगा यह 1p संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए n का मान 1 है और l का मान 0 है, तो इससे क्या होता है केवल s उपकोष संभव है, इसलिए 1s ही संभव है, 1p संभव नहीं है। यहाँ पे जैसे यह दिखाया गया देखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है, तो 1s ही उपकोष संभव देखें आप, क्योंकि 1p के लिए n बराबर 1 है तो l बराबर 0, तो केवल s उपकोष होता है। इसी तरह से 2d के लिए n बराबर 2 होगा तो l बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर जब 2 होगा तो l बराबर क्या हो जाएगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा, यानी कि एक s होगा और p उपकोष। यदि 2 रहता तब न d आता है l का मान, तो जैसे ऑर्बिटल को नहीं प्रदर्शित करता है l, तो क्या हो जाएगा केवल s और p उपकोष होगा, इसलिए 2d भी संभव नहीं है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे 3f भी संभव नहीं है। जैसे 3f में देखेंगे आप, जब 3f लेंगे यहाँ पे तो n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 के लिए l बराबर क्या हो जाएगा 0 1 और 2 ही होगा, मतलब कौन उपकोष होगा s p और d, मतलब 3s 3p और 3d। 3f उपकोष संभव नहीं है। यहाँ पे लिखा भी गया किसी भी उपकोष के लिए l का मान सदैव क्या होगा, मतलब l का मान जो होगा सदैव n के मान से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाली चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप सभी लोगों का आज के क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे, पिछला भी लेक्चर सुनने के लिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर चैनल सर्च करें जाके यूट्यूब पर, उसको क्या करें आप सब्सक्राइब करें। अन्य लोगों को भी आप बताएं जो आपके सहपाठी अन्य क्लासों में पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो आप उनको भी बताएं कि सहपाठी नोट्स भी है, जैसे आपका बहुत अच्छा देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही।